अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अरशद शरीफ साहब का दर्द आज भी हर एक शख्स के सीने में मौजूद है। अरशद साहब के करीबी दोस्त आबिद अंदलीब साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने लिखा है कि अरशद शरीफ का पाकिस्तानी कौम के नाम जन्नत से खत, और यकीन कीजिए इस खत में, इस चिट्ठी में वो तमाम तर अरशद साहब की शहादत के बाद के जो जज्बात हैं, ऐसा महसूस हो रहा है वो उसी तरह से बयान किए गए हैं। वो अपने कॉलम में लिखते हैं और कॉलम का उन्वान है अरशद शरीफ का जन्नत से पाकिस्तानी कौम के नाम खत। वो लिखते हैं, आज इस राज भरी कायनात में एक कहकशां के किनारे से आपसे मुखातिब हूं। मैं आपका अरशद शरीफ हूं। आपकी मोहब्बतें इतनी बेपना, इतनी वफर, इतनी वालहाना हैं कि मैं वो अपना कीनिया वाला दर्द भी भूल गया हूं। आप सबको ये जानकर हौसला और खुशी होगी कि आप लोगों के तजस्सुस से ज्यादा अच्छा इस्तकबाल मेरा यहां पर हुआ है, यानी मरने के बाद हुआ है, शहादत के बाद हुआ है। यहां मेरा इस्तकबाल इतना शानदार और एजाज, मोहब्बतें और एहतराम इस कदर है कि सब महरूमियां कहीं गुम सी हो गई हैं। मैं सच कहूं तो जो खराज आपने पेश किया था शायद वो कुछ भी नहीं था जितना जबरदस्त इस्तकबाल मेरा यहां हुआ है। यहां मुझे मौला अली के एक कबीले के साथ रखा गया है, उनसे जल्द मुलाकात होने वाली है। उसके बाद वो लिखते हैं कि दोस्तों, कायनात में एक राज है। मैं खुदा की बारगाह में पेश होने तक इस राज की तलाश में रहा। आप सब शायद ये नहीं जानते कि मैं वहां पर, यानी पाकिस्तान पर ही अपने कातिलों को भांप गया था कि मेरी आस्तीनें और मेरा पहलू महफूज नहीं है। मुझे पाकिस्तान में पता चल चुका था कि मेरी तस्वीर पर सुर्ख निशान लग चुके हैं, यानी पाकिस्तान में डिसाइड हो चुका था कि अब अरशद शरीफ का नाम एलिमिनेशन लिस्ट में डाल देना है, अब इसे मारना है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद वो लिखते हैं, मुझे तकद्दुस का गुमान नहीं रहा, वरना बहुत खतरा था। यहां नदामत और रजू की बड़ी कीमत है। इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से दुबई और दुबई से कीनिया तक का सफर और मगाडी सड़क का सफर जो उस रात अरशद साहब ने किया था, उस सारे सफर की फिल्म मेरी आंखों में आपने देखी होगी। बहुत से दुख और बहुत से आने वाले देख भी रहे होंगे। मुझे लगता था कि ये तमाम तर मोहब्बतें और तमाम तर जो तजस्सुस है, इसका कोई ना कोई आप लोग हल निकालेंगे। मेरे साथ राब्ते में रहने वाले उन तमाम किरदारों को जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ कीनिया के अंदर मगाडी सड़क के अंदर यह सलूक किया, जिन्हें यहां मैंने फिर देखा तो मुझे कदरे दुख हुआ कि सब वो तो वही थे जिन्हें उम्र भर खास और आसपास देखा था। यहां आते ही मुझे कहा गया कि तुम जो सीडी वहां देकर आए थे, और ये उसी सीडी के बारे में वो लिख रहे हैं जो सीडी अरशद साहब ने कहा था कि जब रिजीम चेंज की गई तो उसके बाद जो पैसे देने वाले थे उनके हवाले से अरशद शरीफ के ऊपर के पास एक सीडी थी, एक यूएसबी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं कमेटी के सामने, रियासत के सामने रखूंगा। उस सीडी का जिक्र हो रहा है कि यहां आते ही मुझे मालूम हुआ कि जो सीडी तुम वहां पर दे आए थे उससे ज्यादा HD प्लस क्वालिटी की सीडी बनाकर हमने मालिक लमी अजील को पेश कर दी है। बाकी हिसाब वो खुद करेंगे। ये पैगाम उन खास दोस्तों के लिए रकम कर रहा हूं जो हर रोज अश्क बहाते हैं और मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरा एक ही सिर्फ आपसे दरखास्त है, मैं मुकालमा जहां तक ले आया था, यानी मैं जो बहस जहां तक लेकर आया था उसे मरने नहीं देना। कहीं मेरे सवालों का मुनक़ता ना कर देना। मेरा ये सवाल वो कौन था, मुझे इसका जवाब मिल चुका है। मैं चाहता हूं आप भी कौम को बताएं। यानी अरशद साहब का सवाल कि वो कौन था जिसने रिजीम चेंज की, वो कौन था जो अरशद साहब का पीछा कर रहा था, वो कौन था जो उन्हें धमकियां दे रहा था, वो कौन था जो उनके पीछे यहां से दुबई, दुबई से कीनिया और कीनिया से मगाडी सड़क पर गया था। वो कहते हैं कि उसका जवाब मुझे मिल चुका था। और कीनिया के अंदर जब अरशद साहब और उनके जो कातिल थे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए होंगे तो हमें यकीन है कि अरशद साहब के चेहरे पर वही मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उस कौन है को अरशद साहब गर्दन से पकड़कर दबोच कर असल में मैदान में लाए थे, उसी सड़क पर लाए थे। और उसके बाद अरशद साहब ने जान कुर्बान करके बहुत बहुत सारे राज बाकी खोल दिए हैं। उसके बाद अरशद साहब लिखते हैं, उस कॉलम में लिखा जाता है, आबिद अंदलीब साहब लिखते हैं, वो कौन था, वो कौन था, एक इस्तारा बन चुका है जो बरसों इस कारे दहर में गूंजता रहेगा। इस कौन के कोनो मकान जानना और कौम को बताना आप पर फर्ज है। मेरी ख्वाहिश है कि आप में से कोई तो वो फहरिस्त और वो चेहरे देखता जिनके एक्स मेरी आंखों और मेरे चेहरे पर प्रिंट हो गए थे, लेकिन शायद आप इस मुरव्वत में उनका नाम लिखना भूल जाएं। अच्छा है, आपको चाय पैदा करने वाले मुल्क के बजाय सोना पैदा करने वाले इलाके अच्छे लगते हैं। यह खत आपकी मोहब्बतों के शुक्रिया के लिए था, लेकिन क्या करूं, मैं जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत दिनों को कैसे भूलूं, जिन दिनों मुझसे इतने राज खुले कि आपको बता दूं तो आप एक दूसरे से मुंह छुपाने लगे। मैं अपने कातिलों को पहचान चुका था, उनके साथ मैंने कई शब रोज गुजारे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने अपने कॉलम में लिखी है कि वो मुखातिब करते हुए कहते हैं अरशद साहब कि मैं अपने कातिलों को पहचान चुका था, उनके साथ मेरे कई शब रोज गुजरे हैं। यानी ये कातिल शायद वो थे
جو پہلے ارشد صاحب کے رفیق رہ چکے تھے، ان کے دوست رہ چکے تھے، اور اس کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ ارشد صاحب کسی بھی اصول کے اوپر آ کر ڈیل نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، تو بہت ضروری تھا کہ انہیں مگاڑی سڑ کے اوپر نشانہ بنا دیا جاتا۔ جی ہاں، شب و روز جب ان کا وجود کم سایہ زیادہ میرے ساتھ رہا، لیکن ایسا سایہ کہ اصل سے زیادہ واضح تصویر میری آنکھوں کے راستے دل پر نقش اور آنکھوں میں ٹھہر جاتی، اور کچھ عکس میرے چہرے پر بھی ثبت ہو جاتے، شاید اس لیے کہ کوئی میری بند آنکھوں میں یہ راز نہ پا سکا تو میرے چہرے کو پڑھ لے، دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، آپ نے مجھ پر آنسو اور پھول فراوانی سے بہائے ہیں، کاش میری وہ صدا سن لیتے، لیکن خیر ایک تاریخی مغالطہ ہے اور بچ جانے والا یہ نہیں سنتا، خلا میں بھٹکتی آوازیں سننے لگیں تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بات سے بات ہماری صحافت کے ایک گوتم کی صدا تھی کہ آپ کو خط لکھتے ہوئے مجھے ان 2 حرفوں کی سمجھ آئی، اور میری بات سے بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا قتل اس نظام اور مافیا کے لیے لعنت ہوگا، لیکن میرے لہو میں میری کچھ محبتوں کی سیل شامل ہے، یقیناً ان کے انتقام سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ یعنی بنیادی طور پر کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری جو شہادت ہے یا میرا جو قتل ہے اس سے ان مافیا کے اوپر وہ کون ہے والے سارے راز کھل جائیں گے، وہ سارے لوگ جو پردے کے پیچھے تھے وہ پردہ ہٹ جائے گا اور یہ فلم ختم ہو جائے گی، وہ سارے لوگ منظر عام پر آ جائیں گے، یہ تماشا ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ میرے قتل کے بعد اور میرے خون کا جو قرض ہے اس کی کچھ نہ کچھ قیمت انہیں ضرور ادا کرنی پڑے گی۔ ایک بہت ہی دلچسپ کالم ہے، لیکن بدقسمتی آج بھی یہ ہے کہ ارشد صاحب کی والدہ اور ان کی بیگم آج بھی کورٹ کے دھکے کھا رہی ہیں، اور آج بھی ارشد شریف کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی ہیں جو پوسٹ مارٹم ان کا پاکستان کے اندر کیا گیا تھا، اور وہ آج بھی انہیں بدقسمتی سے نہیں مل سکی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔